नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले एक वर्ष तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी प्रकार की परीक्षाओं में इससे एक दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए बजट 2022-23 को बड़े ही ध्यान से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि बहुत अधिक डीप में न जाते हुए केवल जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उनको ही हम जो है इस लेक्चर में जो है शामिल करेंगे और बहुत बोझिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। शॉर्ट में ही चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बजट का एक परिचय लेते हैं। तो देखिए, ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया 26 मई 2022 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा, और ये जो है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट रहा। इस तरीके से देखें तो ये छठा बजट जो है प्रस्तुत किया गया योगी सरकार का। इस बार का जो बजट है ये बहुत भारी भरकम बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। बहुत साइज इसकी बड़ी है, और कितनी है तो 6,15,518 करोड़ 97 लाख, इतने बड़े साइज का ये जो है बजट प्रस्तुत किया गया। अगर हम पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो पिछले वर्ष का बजट था 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का। तो इस बार का बजट उस लिहाज से काफी बड़ा है, और लगभग ये 12% के आसपास की जंप है। तो इतनी वृद्धि जो है हुई है। अगर उत्तर प्रदेश के बजट को हम देखें पिछले वर्षों में, तो हर वर्ष जो है उसमें वृद्धि है, और वो भी जो है भारी मार्जिन से वृद्धि है। काफी अधिक बजट का आकार जो है उत्तर प्रदेश के धीरे धीरे बढ़ रहा है। बजट में मुख्य फोकस की बात करें तो जो है उत्पादों को बढ़ावा देना, जिलों में फिल्म सिटी की स्थापना, मुफ्त गैस कनेक्शन, गरीब लोगों को फ्री राशन देना, किसानों को आर्थिक सहायता जैसे तमाम घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें हम आगे जाकर के देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि पैसा बजट में कहां से आ रहा है और पैसा कहां पे खर्च हो रहा है, यानी सरकार का रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या हैं और उसके एक्सपेंडिचर क्या क्या हैं, उसके खर्च क्या क्या हैं। और इसी से हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो कितनी मजबूत है, राजकोषीय स्थिति उसकी कितनी मजबूत है, फिस्कल पॉलिसी उसकी ठीक दशा में चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसी चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला जो बड़ी मद हमें दिख रही है वो स्वयं का कर राजस्व है। ठीक है, तो जो सरकार वसूलती है, अब इसमें आबकारी के बारे में दिया गया है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपया आबकारी शुल्क है, जो आपका जो है उस पे लगता है लीकर पे, यानी शराब पे जो टैक्स लग रहा है उससे 50,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो 36.5% इससे आ रहा है। केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी जो केंद्रीय कर है उसमें राज्यों का जो अंश मिल रहा है उससे 24.2% आ रहा है, यानी कुल जो रेवेन्यू आ रहा है उसका ये प्रतिशत है। इसके अलावा केंद्र सरकार से सहायता और अनुदान के रूप में 17.9% आ रहा है। करेत्तर राजस्व, यानी जो है तो रेवेन्यू लेकिन वो कर के रूप में नहीं रखा जा सकता, ये आ रहा है 3.9%। ठीक है, और जो है इस प्रकार से अगर इन सबको हम जोड़ दें, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है चार्ट में, ठीक है, कौन सा, तो कर राजस्व 36.5%, राज्य का करेत्तर राजस्व यानी 3.9% जो वहां पे है, केंद्रीय करों में राज्यांश तो 24.2%, केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान 17.9%। इन सबको अगर हम जोड़ दें, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, तो हमें पता चल रहा है कि कुल जो बजट का साइज है उसका 82.5% ही फुलफिल हो पा रहा है। देखिए यहां पर एक बात को ठीक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे हम अपने घरों में इंडिविजुअल्स जब अपना बजट तैयार करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले अपनी आमदनी को देखते हैं, फिर उसके बाद अपने खर्च को जो है वो
बनाते हैं कि हम कितना खर्च कर पाएंगे। इसी को कहा गया कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर आपको फैलाना चाहिए, यानी जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए। लेकिन सरकार एक बहुत बड़ी मशीनरी है और सरकार में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो एकदम फिक्स हैं, उनको जो है करना ही करना पड़ेगा। जैसे वेतन और पेंशन इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, हम देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा उसी पे खर्च हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ऐसे खर्च हैं जो निर्धारित है, जो कि सरकार को करना ही है। इसलिए जब सरकार का बजट बनता है, जब स्टेट अपना बजट बनाता है, तो वो पहले खर्चों को जोड़ता है। उसको आमदनी से कोई मतलब ही नहीं है, वो आमदनी की तरफ देखता ही नहीं है। और चूंकि ये अनुमान ही है, आमदनी भी अनुमान होता है, व्यय भी अनुमान होता है, ठीक है। तो वो पहले अपने व्ययों को जो है जोड़ता है। तो सभी विभागों से जो है वो मांगा जाता है कि आप अपना एस्टिमेट दीजिए, और कुल मिलाकर के सबसे पहले एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है, यानी खर्च जोड़ा जाता है। और जो इंडिविजुअल बजट बनाता है उसमें क्या होता है, पहले आमदनी जोड़ी जाती है, बाद में उसके अकॉर्डिंग खर्च की लिस्ट तैयार होती है। लेकिन यहां पहले खर्च की लिस्ट ही तैयार होती है सरकारी बजट में, और जब खर्च की लिमिट तैयार हो जाती है तो उसी को हम बजट का आकार कहते हैं। जो 6,15,000 करोड़ का हम आकार देख रहे हैं, असल में ये सबसे पहले खर्च जोड़ा गया। अब आमदनी देखी जाएगी, खर्च हो गया, पता चल गया 6,15,000 करोड़ हम खर्च करने वाले हैं, तो हम आमदनी की बात करेंगे कि हमारी आमदनी कितनी है। तो हम जब आमदनी अपनी देख रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की आय को जब हम देख रहे हैं, तो हमें कुल मिला के दिख रहा है कि इसका जो 6,15,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 82.5% ही पैसा जो है लगभग इसकी कमाई है। यानी अब क्या होगा, अब पैसे का शॉर्टेज है। अब आपको अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए क्या करना होगा, तो जो है लोन लेना होगा। तो वहां से कितना पैसा आ रहा है, जो है लोक ऋण से, ठीक है, पब्लिक डेप्ट है, ये 13.1% यहां से जुटाया जा रहा है। यानी ये गैप कितना है, 17.5% का। इसमें से 13.1% जो है लोक ऋण है। उसके बाद लोक लेखा शुद्ध 1%। इसके अलावा जो है लोक लेखा, ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह जमा होता है, जो पब्लिक का पैसा है, वहां से 1% आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो बजट का पूरा साइज है, इसमें 17.5%। अब इसमें उधार भी हो सकता है और अन्य देयताएं, इसको ऐसे लिखते हैं, उधार और अन्य देयताएं। अन्य देयताओं का मतलब है कि आपको या तो आप जो है उधार लेकर के आ रहे हैं, ऋण लेकर आ रहे हैं, लोन लेकर पैसा जुटा रहे हैं, या फिर अपनी कोई संपत्ति बेच करके पैसा जुटा रहे हैं, ठीक है। इसी को जो है कैपिटल रिसिप्ट भी कहते हैं, कि पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहा। अब आइए देखें सबसे मजेदार कि जो इतना बड़ा बजट है, इसमें से सबसे अधिक पैसा जा कहां रहा है, किन मदों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अब यहां पर देखें तो पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, ये पूंजीगत जितना अधिक व्यय अधिक होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जो होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें हम मानते हैं कि दीर्घावधि में एसेट्स के निर्माण होते हैं, और एसेट्स के जब जितने अधिक निर्माण होते हैं तो उससे जो है दीर्घ अवधि में जो है लाभ होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम हमेशा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम मानते हैं कि ये रोजमर्रा के कार्यों के लिए पैसा खर्च हो गया। अगर एक इंडिविजुअल के तरफ के हिसाब से मैं सोचूं, तो एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, वो जो है अपनी कमाई का कुछ भाग बचाते हुए एक जमीन खरीद ले, तो इसको अच्छा माना जाता है कि भाई अब उस जमीन से भी उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा आगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर 50,000 रुपए महीने कमा रहा है और 50,000 रुपए खा जाए, लिटरली खा जाए, यानी किराया दे दे, गाड़ी से घूम ले, पिक्चर देख ले, बार में चला जाए, रेस्टोरेंट में चला जाए, ऐसे करके अगर खर्च कर दे तो उससे कुछ होता नहीं। तो उसी तरीके से हम रेवेन्यू को मानते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू में ही सैलरी आती है। तो देखिए ये सैलरी पे कितना पैसा जा रहा है, वेतन सरकारी कर्मचारी 13.1% और वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 12.2%। तो कुल मिलाकर के 25% यहीं जा रहा है। और इधर देखिए पेंशन को भी देखना जरूरी है, क्योंकि सबको पुरानी पेंशन बहाल करो, इस तरह का जो है आंदोलन देश में पनप रहा है। और बहुत सारी सरकारें जो है
भविष्य पर अपनी जिम्मेदारियों को लाद करके इसको जो है लागू करने का भी प्रयास कर रही हैं। तो आप समझिए कि 25.3% जो है और उसमें से फिर ये जो है 12 जुड़ जाएगा। तो लगभग जो है मोटे तौर पर हम कहें तो 40% बजट का जो है हिस्सा जो है वो कहाँ जा रहा है, तो वो केवल वेतन पर जा रहा है और पेंशन पर जा रहा है। अब इस आंकड़े से एक बात हम और समझ पाएंगे कि क्यों कोई राज्य सरकार जो है नौकरी सरकारी देने में भाग रही है, कि क्यों ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों के फॉर्म नहीं निकाले जा रहे हैं। उसका उत्तर यहां आइए देखें थोड़ा जो है। तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय का अंश कितना है, तो 13.1% है। सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते 12.2%। ब्याज पर व्यय का अंश, तो एक तो यह है कि जो ऋण हम हर साल लेते जा रहे हैं उस पर भी हमारा कितना हो रहा है, 7.6%। ठीक है, तो 7.6% और पेंशन पर व्यय 12.8% है। तो वेतन, पेंशन ये सब राजस्व व्यय है, इससे कुछ बनना नहीं है। वेतन, पेंशन, ब्याज की मदों पर व्यय, ब्याज उसके लिए कि हमने जो ऋण लिया है, व्यय, और ये सब मिलाकर कितना है, तो 45.7%। तो 100 रुपए में से 45 रुपए तो इन्हीं सब चीजों पे चला जा रहा है। अभी डेवलपमेंट की बात कोई नहीं हुई है, अभी वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, पूंजीगत परिव्यय ये 20.5% है। जितना अधिक ये बढ़ेगा उतना जो है स्टेट के लिए स्थिति अच्छी होगी। तो हमेशा पूंजीगत आय को बहुत खराब माना गया है और पूंजीगत व्यय को हमेशा अच्छा माना गया है। हमेशा राजस्व आय को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन राजस्व व्यय को हमेशा खराब माना गया है। ठीक है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग इस चार्ट से हमारी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बजट एट ग्लांस, बजट का सार। तो एक ही चार्ट में हम सारी बातों को समझ लें। तो देखिए, सबसे पहले राजस्व लेखे की प्राप्तियां लिखा गया है, यानी ये रेवेन्यू रिसिप्ट की बात हो रही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना पैसा जो है सरकार को मिल रहा है। इसमें जो है 4 आंकड़े हैं। 2020-21 का के वास्तविक आंकड़े आ गए हैं अभी तक। 21-22 का बजट अनुमान है और 2021-22 का संशोधित अनुमान है, रिवाइज्ड एस्टीमेट है, और जो है 2022-23 का पूर्णतः बजट अनुमान है। तो राजस्व लेखे की प्राप्तियों की बात करें तो अगर हम पूरे को मिला दें तो ये है 4,99,212। ठीक है, ये करोड़ में है। अब इसमें अगर हम राजस्व लेखे की बात करें तो इसमें 2 तरह की प्राप्तियों का हम जिक्र करते हैं। एक तो कर राजस्व का, यानी जो है टैक्स रिसिप्ट का, और दूसरा करेक्टर राजस्व यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट का। ये 2 प्रकार है। तो कर राजस्व को हमेशा अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये जो है सरकार के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करता है और सोवरेन की यही अथॉरिटी है, शासक तो वही जो टैक्स लगा सके। ठीक है, तो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करता है, इसका मतलब ये है कि ये किसी फिक्स वर्क के लिए नहीं मिलता है। मतलब सरकारें अपने हिसाब से इसको खर्च तो करेंगी जनता के लिए ही, लेकिन फिर भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो 3,67,153 करोड़ रुपए ये है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे वृद्धि हुई है। 2020-21 में कैसे था, या फिर संशोधित अनुमान से ही मिला लें, इसी से टैली कर लें तो 2,75,000 करोड़ 243 से 3,67,000 करोड़, एक बड़ा जंप। इसके बाद ना कर से इतर राजस्व की बात हम करें जो है, तो ये है आपका 1,32,058 करोड़ रुपए। करेक्टर राजस्व क्या होता है? तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे राज्य सरकारें जुर्माना लगाती हैं, बाइक्स वगैरह की पूरी चेकिंग होती है, गाड़ी की चेकिंग होती है, जुर्माना लगता है। अदालतें कभी कभी किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाती हैं सरकार के लिए भरने के लिए, बहुत सारे जो है जुर्माने होते हैं। उस तरह से जो आय होती है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये तो हो गया जो है राजस्व लेखे रेवेन्यू रिसिप्ट की। मैंने बताया कि हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छा माना गया है।
इसके अलावा पूंजी लेखे की भी प्राप्तियां होती हैं। तो ये प्राप्ति कैसे होगी? तो ऋण की वसूली, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे राज्यों को ऋण दिया होगा तो उसकी वसूली करेगी, तो यहां से मिल जाएगा। ऐसा कितना है ये धनराशि? तो देखिए बहुत कम होगा, 25,065 करोड़ है। उधार और अन्य देयताएं, ठीक है, उधार और अन्य देयताएं इसमें जो है आएंगे। यानी आप जो है, आपका बजट 60 हो रहा है, आपके एक्सपेंडिचर अधिक है, आपकी जो आय है, इनकम है वो कम है, तो आप क्या करेंगे? उधार मांग करके लाएंगे। तो आप देखिए जो है कितना पैसा उधार मांग करके लाया गया है, तो 79,174 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें केवल उधार नहीं होता है, अन्य देयताएं भी होता है। या तो आप उधार ले लेंगे किसी से, या तो आप जो है क्या करेंगे? अपनी कोई संपत्ति बेच करके पैसा लाएंगे, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं हम हिंदी में, विनिवेश, ठीक है। तो कुल प्राप्तियां क्या है? 1 + 4, ठीक है, ये और प्लस ये, इनको मिला देंगे तो 7वें नंबर पर कुल प्राप्तियां लिखी गई हैं। कितना है? 5,90,951 करोड़, ठीक है। अब यहां पर जो है व्यय है, तो राजस्व लेखे पर कितना व्यय है? 4,56,000 करोड़। हमेशा राजस्व लेखे पर व्यय अच्छा नहीं माना जाता है, पूंजी खाते पर व्यय होना चाहिए, यानी पूंजीगत व्यय होना चाहिए। तो ये पूरा जो है उसका अनुमान है। अब यहां पर कुल व्यय की बात करें तो 8 + 10 यानी राजस्व लेखे पर व्यय और पूंजी लेखे पर व्यय, यानी इन दोनों को जोड़कर कुल व्यय होगा। तो कुल व्यय क्या है? तो यह है 6,15,518 करोड़ 98 लाख। तो यही कुल जो है वो है। और ये जो है राजकोषीय घाटे का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये कितना है? 81,177 करोड़, ये जो है राजकोषीय घाटा है, ठीक है। 81,177.98 करोड़ ये राजकोषीय घाटा है। प्रतिशत में ये 3.9% जो है स्टेट के कुल सकल घरेलू उत्पाद का है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो अब हम सीधे आ जाते हैं और जो जो बजट में जिन योजनाओं का प्रावधान हुआ है उन्हें जो है जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा से ही जो है अपनी बात को शुरू करेंगे और हम आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हम देखेंगे जो कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उनका उल्लेख किया और उत्तर प्रदेश कई चीज़ों में उन्होंने प्रथम स्थान पर बताया। उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह जो दी जाती थी उसे बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। और पिछला अनुमान भी इसमें बताया जा रहा है। पिछला अनुमान यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में कहा जा रहा है कि इस मद के तहत जो है 31 लाख महिलाओं को लाभ मिला है, ठीक है, ये पेंशन मिली है। और 2022-23 के इस बजट के लिए इस हेतु 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए। इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, इसके लिए जो है 2017 के पूर्व, माने योगी सरकार के पूर्व, ये बताया जा रहा है कि 300 रुपए मिलता था दिव्यांगों को पेंशन में, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है इससे बताया जा रहा है कि 11 लाख से अधिक दिव्यांग इसका लाभ ले रहे हैं और इस वर्ष के बजट में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है और इसके लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक बोर्ड के गठन करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवाओं की बात करें तो इसमें जो है 2022 में से आगामी 5 वर्षों में, यानी जो है अगले 5 वर्षों तक 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने का ये लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2022-23 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार
तो इस सरकार का फोकस यही पे है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्यमिता का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनोवेशन हो। ठीक है, इसके लिए स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की व्यवस्था मिल जाए, इसके लिए सरकार ने अभ्युदय योजना का संचालन किया था, जिसको कि अब ये कह रहे हैं कि हम जनपद स्तर पर ले जाएंगे। तो ISPCS की तैयारी करना हो, SSC की तैयारी करना हो, रेलवे की तैयारी करना हो, ये अभ्युदय कोचिंग्स के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये सारी बात। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात करें तो कहा गया है कि 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लॉक स्तर तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए या उससे प्रभावित हो गए, उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। उसके माध्यम से इनको जो है मदद की जा रही है। इस बार कहा गया प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेजों पर 2100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर 300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उनके जो है डिपार्टमेंट के लिए ये खर्च किया गया, तो 14 मेडिकल कॉलेजों की बात की गई है। इसके अलावा मेट्रो के लिए प्रस्ताव किया गया है, वाराणसी के लिए किया गया है और गोरखपुर के लिए किया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं कि वाराणसी और गोरखपुर में भी मेट्रो बनेगा और कानपुर मेट्रो के लिए जो है 747 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और वाराणसी और गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अभी छोटी सी राशि है, आगे जाकर के इसको और अनुदान देंगे। इसके अलावा 15,000 सोलर पंपों की स्थापना करने की भी बात की गई है। तो सोलर पंप किसानों में धीरे धीरे काफी लोकप्रिय है, महंगी बिजली बिल से उनको जो है मुक्ति मिल रही है। तो 15,000 सोलर पंपों की स्थापना के लिए बात की गई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत कम है। और लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने की बात ही है। तो जो किसान जो है अपने खेतों में समरसेबल पंप वगैरह लगाना चाहते हैं उसके लिए जो है मदद दी जाएगी। इसके अलावा बाबूजी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना की बात हुई है। इसके तहत जो है 22.50 करोड़ रुपए की को प्रस्तावित किया गया है। गांव की सड़कों पर सोलर लाइट इस योजना के तहत लगाई जाएगी। इसके अलावा निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी गई है। तो 2022-23 के दौरान ऐलान किया गया कि निजी ट्यूबवेल के जो बिजली बिल है वो 50% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अभी पूरी तरीके से इसको फ्री नहीं कर सकते। अगला OPOD के तहत होगा 1.56 लाख करोड़ का निर्यात। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके तहत जो है उत्पादों और पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित निर्यात 88,000 करोड़ से बढ़कर के 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। इसके अलावा बताया गया 2 गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसमें जो है ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, नंद बाबा पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू हुआ है। मथुरा में 3,000 लीटर का नया डेयरी प्लांट बनाने का भी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है थानों पर महिला बीट बनाने की बात हुई है। तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जनपद के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी बनाए जाएंगे। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं को जो है कि अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला PSC बटालियन, लखनऊ एक, दूसरा गोरखपुर और तीसरा बदायूं में गठन करने की बात की गई है इस बजट में। खेल के क्षेत्र की बात करें जो है तो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और वो पदक जो है जीतते हैं तो उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो राजपत्रित गेजेटेड पोस्ट पर भी उनकी नियुक्ति जो है की जा सकती है, इसकी व्यवस्था की गई है।
वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना करने का विचार है। इसके लिए 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है भूमि खरीदने के लिए। और खेल के विकास के उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस पर 700 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। अगला, भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना करने का प्रोग्राम है। इसके अलावा जो है प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है और 6 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित की जाएगी। पर्यटन की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़, अयोध्या में जन सुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़ रुपए, वाराणसी में गंगा तट से विश्वनाथ काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़ रुपए। तो अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के साथ कोर्ट, मेट्रो रेल, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों, एयरपोर्ट, बैंक, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। अब जो है बजट भाषण में जो कुछ वित्त मंत्री जी ने कहा उसमें से बहुत सारे जो है बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो गन्ना मूल्य भुगतान, तो इसमें जो है कहा गया कि उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, यानी गन्ना मूल्य का जो है भुगतान बहुत अच्छे से जो है किया जा रहा है यहाँ पर, और उसका जो है ये आंकड़ा भी दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की गई है, तो 2.55 करोड़ यानी जो है 2,55,00,000 किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है देश के, तो ये इसमें प्रथम स्थान पे है। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किस राज्य में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट की बात की गई है जो 2018 में किया गया था, और इसमें जो है कुल निवेश का प्रस्ताव था 4.68 लाख करोड़ रुपए की बात की गई थी। वित्त मंत्री ने बताया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश का जो प्रस्ताव था वो उनका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है, यानी वो कार्यान्वयन में आ गए हैं। ठीक है, अगला, तो एक्सप्रेसवे, जलमार्ग, हवाई अड्डों और अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रयास कर रही है, ये बताया जा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि उत्तर प्रदेश अब 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ही देश का पहला वो राज्य है जिसमें कुल 5 एक्सप्रेसवे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर नोएडा के पास जो बहुत बड़ा बन रहा है नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। तो अगर ये सारे जो है हवाई अड्डे फंक्शनल हो गए तो देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। इसके अलावा जो है खाद्यान्न की बात हो रही है, तो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित किया गया, जिसमें 4,801 करोड़ रुपए का व्यय है। और इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, और यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम था जो योगी सरकार के नेतृत्व में चलाया गया, और इसका विस्तार अब कर दिया गया है, जून 2022 तक इसको जो है चलाया जाएगा। इसमें पूरा देखिए 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज, 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रति माह का भत्ता, और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के
बात करें तो उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला भी ये देश का पहला प्रदेश बन गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है और इस हिसाब से इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार प्रथम स्थान पर आ गई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। ये भी देश में सर्वाधिक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को हमने देखा। मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।